आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जो है पूरे देश में अप्रैल फूल दिवस के नाम पे मनाया जाता है। आमतौर पर लोग इस दिन एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन देश में जो केंद्र सरकार है, जिसे मोदी सरकार कहते हैं, वो गत 6 सालों से पूरे देश के नागरिकों को फूल बना रही है, अप्रैल फूल बना रही है प्रतिदिन। सबसे पहले उन्होंने फूल जो बनाया वो था 15 लाख का वादा। मोदी जी ने हर खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था। उसका फैक्ट क्या है उसको जानते हैं। प्रधानमंत्री ने इस विषय पर दोबारा गौर नहीं किया और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में इसे जुमला कहा। इस बयान ने वर्ष 2013 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा को परेशान किया है। एक सामान्य भारतीय के लिए किसी भी अन्य चुनावी वादों की तुलना में हर खाते में 15 लाख रुपए जमा करने जैसे वादे का प्रत्याह्वान मान ज्यादा है, जबकि प्रधानमंत्री ने इस विषय पर दोबारा गौर नहीं किया और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इसे जुमला कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए डालने का वादा पूरा करने की तारीख के बारे में जब उनसे पूछा गया, सवाल आरटीआई के कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता और इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ऐसा उत्तर इस प्रश्न पर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना के अधिकार कानून आरटीआई के तहत मोहन कुमार शर्मा ने 26 नवंबर 2016 को आवेदन देकर उक्त जानकारी मांगी थी। यह आवेदन 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को चलन से हटाने की घोषणा के करीब 18 दिन बाद दिया गया था। इसमें अन्य बातों के अलावा तारीख के बारे में जानकारी मांगी गई थी कि मोदी जी के वादे के अनुसार कब प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। इस प्रश्न के सुनवाई के दौरान शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. माथुर के समक्ष शिकायत की कि पीएमओ और रिजर्व बैंक ने उन्हें पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई। माथुर ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार आवेदनकर्ता ने अन्य बातों के अलावा यह जानकारी मांगी थी कि प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार नागरिकों के खातों में कब 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। यह जानकारी आरटीआई कानून की धारा 2F के तहत सूचना के दायरे में नहीं आती। आरटीआई कानून की इस धारा के अनुसार सूचना से तात्पर्य रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, प्रेस विज्ञप्ति, सलाह, अनुबंध, रिपोर्ट, दस्तावेज, नमूना, लॉगबुक समेत किसी भी रूप में रखी सामग्री से है। साथ ही सूचना किसी भी निजी निकाय से संबंध हो सकती है जिस तक किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार की पहुंच हो सकती है। माथुर ने निर्णय दिया कि आरटीआई आवेदन के निपटान के संदर्भ में जवाब देने वालों दोनों पक्ष जो है प्रधानमंत्री कार्यालय और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने कहा था कि जब विदेशों से काला धन वापस आ जाएगा, प्रत्येक के नागरिक को उनके खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। तो ये जो वादा था 15 लाख का, आप सब जानते हैं कि आपके खाते में 15 लाख आए या नहीं, या आप अप्रैल फूल बन गए। इसके बाद नोटबंदी से भी जुड़े बहुत सारे वादे थे। देखते हैं नोटबंदी ने आपको अप्रैल फूल बनाया या नहीं बनाया। आप सबको पता है 8 नवंबर 2016 रात का वक्त था, दिन मंगलवार का था। तो ऑफिस से थके हारे घर लौटे लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। कुछ लोगों के डिनर का भी वक्त हो गया था क्योंकि 8 बजने वाले थे। लोगों के ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था। जैसे ही 8 बजे सारे न्यूज़ चैनल पर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई लगे। टीवी पर आने के साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ गंभीर विषय और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करूंगा। इस दौरान पीएम मोदी ने मई 2014 से लेकर नवंबर 2016 तक की देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और इसकी मजबूती के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला भी दिया। इसके अलावा गरीबों की बात करते हुए अनेक योजनाओं को गिनाया और फिर अचानक से कहा कि 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद
भ्रष्टाचार, काला धन, सीमा पार आतंकवाद, जाली नोट और देश में फैली नक्सल समस्या पूरी तरह से रोक लग जाएगी। पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 50 दिन का वक्त दिया गया था। बस फिर क्या था? लोगों में अफरा तफरी मच गई, बैंकों में पैसा जमा करने वालों की लाइन लग गई। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी बैंकों की लाइन में लगकर अपने नोट बदलवाने की जुगत करता रहा। लोगों को शादियों के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, बारात लौट रही थी, अस्पतालों में इलाज तक के पैसे नहीं थे। 1 महीने में ही करीब 100 से ज़्यादा मौतें हो गई थी। इनसे अधिकांश मौतें बैंक में पैसे जमा करने और निकालने के लिए लगी लाइन में हुई थी। किसी को हार्ट अटैक आया था तो कोई बीमारी की वजह से मर रहा था, लेकिन फिर भी लोग खुश थे, परेशानियां उठा रहे थे। लगता था कि ये परेशानी झेल लेंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बीच बीच में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करते रहे थे, लोगों को दिलासा देते रहते थे कि बस 50 दिन ही लोगों को बिताने हैं और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन पीएम मोदी ने कहा, अगर 50 दिन के बाद सब ठीक नहीं हुआ तो जिस चौराहे पर आप कहोगे मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन किसी भी चौराहे पर अभी तक नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए। ऐसा कहने से इसके बाद लोगों का भरोसा उन पर बढ़ गया। जिसका नहीं भी बढ़ा उसे भी लाइन में लगना ही पड़ा। फिर भी बहुप्रतीक्षित 50 दिन बीत गए, नोट जमा करने का टाइम भी बीत गया। बाजार में 500 और 2000 के अलावा 200 के नए नोट भी बाजार में आ गए। यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को जीत भी हासिल हो गई। सरकार भी योगी आदित्यनाथ की बन गई। और अब जब नोटबंदी के इतने साल बीत चुके हैं तो रिजर्व बैंक इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है, इस रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद पता चला है कि नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक में 500 और 1000 के जो नोट जमा हुए उनकी कुल कीमत 15.31 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई के मुताबिक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के दिन पूरे देश में 500 और 1000 के जो नोट चल रहे थे उनकी कुल कीमत 15.417 लाख करोड़ रुपए थी। यानी कि रिजर्व बैंक के पास 500 और 1000 के जो नोट है वो 99.3% वापस आ गए थे। सिर्फ 10,720 करोड़ रुपए ही देश की अर्थव्यवस्था में वापस नहीं आए। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में लोगों के पास जितने भी 500 और 1000 के नोट थे तकरीबन सभी नोट नए नोट से बदल दिए गए थे। लेकिन जब पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी उस दिन और उसके बाद भी नोटबंदी के पक्ष में कई तर्क दिए गए थे। वो तर्क कितने कारगर साबित हुए और नोटबंदी कितनी सफल या असफल रही उसे पीएम मोदी के तर्कों की कसौटों पर ही परखा जा सकता है। और हम इसे परखते हैं तो नोटबंदी भी पूरी तरह से मायने नहीं रखती। लगता है कि हम फूल बन गए, अप्रैल फूल बन गए। जो दावे किए गए थे नोटबंदी के बाद कि ये चीज़ें होंगी उसमें से कुछ 5 चीज़ों पर हम विचार करते हैं कि क्या ये चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ ये कही गई थी कि काला धन वापस आएगा। दावा क्या था? पीएम मोदी ने दावा किया था कि नोटबंदी की वजह से काला धन खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि देश में पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन है जो या तो देश की अर्थव्यवस्था में वापस आ जाएगा या फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। अब हकीकत देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिर्फ 10,720 करोड़ रुपए ही वापस नहीं आए। बाकी के बचे 15.31 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लौट आए हैं। इसके अलावा काले धन का हब माने जाने वाले स्विस नेशनल बैंक ने कहा था कि नोटबंदी के बाद स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 50% तक बढ़ा है और स्विस बैंक में भारतीयों के 7,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस वक्त कहा था कि विदेश में जमा सारे पैसे को काला धन नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज कही गई थी कि आतंकवाद खत्म होगा। दावा क्या था वो सुनते हैं। पीएम मोदी ने दावा किया था कि नोटबंदी के बाद सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगेगी, उन्हें विदेशों से मिलने वाली मदद रुक जाएगी, उनकी कमर टूट जाएगी। अब इस दावे की हकीकत को भी देखते हैं। हकीकत इसके एकदम उलट है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में आतंकवादी घटनाओं में 202 आम लोग
180 सुरक्षाकर्मी और 516 आतंकवादी मारे गए थे। 2017 में इन आंकड़ों में मामूली कमी आई। 2017 में 206 सामान्य नागरिक, 170 सुरक्षाकर्मी और 427 आतंकवादी मारे गए। वहीं 2018 के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 137 सामान्य नागरिक, 129 सुरक्षाकर्मी और 335 आतंकवादी मारे गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। जो पूरी तरह से कहा जाता था कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी और आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, तो इस मामले में भी हम ठगे की ठगे रह गए। इसके बाद यह कहा गया था कि जाली नोट है, देश में लोग छपवा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल के दरवाजे से देश में जाली नोट आ रहे थे। दावा क्या था? नोटबंदी के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया था कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाने के बाद नकली नोटों पर रोक लग जाएगी। अब इसकी हकीकत जानिए। खुद रिजर्व बैंक ने इन दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 2016-17 में 500 रुपए के 199 नकली नोट पकड़े गए थे। वहीं 2017 में 18 में नकली नोटों की संख्या बढ़कर 9892 हो गई। इसी तरह 2017 में 2000 के 638 नकली नोट पकड़े गए, लेकिन 2017-18 में इन नोटों की संख्या बढ़कर 17,929 हो गई। इसका सीधा अर्थ हम पकड़ते हैं कि नोटबंदी में जो कहा गया था कि जाली नोट नहीं छपेंगे, वो छपना बदस्तूर अभी भी जारी है। वही पुलिस ने भी नोटबंदी के बाद अब तक अलग अलग जगहों पर जाली नोट की खेपें पकड़ी है। नोटबंदी के तुरंत बाद गुजरात के सूरत में 6 लाख के नकली नोट पकड़े गए थे। छत्तीसगढ़ में भी इसी साल जून महीने में 12 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे और सभी नोट 2000 के थे। दिल्ली में तो पुलिस ने 100 रुपए के नकली नोट की खेप पकड़ी थी। देश के सबसे बड़े सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 29 अगस्त 2018 को बयान जारी कर कहा था कि आने वाले दिनों में भी नकली नोट पकड़े जाएंगे और इन नकली नोटों में 500 और 2000 के नोट भी शामिल होंगे। इसका मतलब मोदी जी ने जो जुमला फेंका था वो जुमला भी अप्रैल फूल बन गया। बहुत बड़ा एक और जुमला फेंका गया था नोटबंदी में कि नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी। दावा क्या था वो देखते हैं। नोटबंदी की घोषणा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश में 500 और 1000 के नोट बंद हो जाने के बाद नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। अब हकीकत क्या है उसे भी रूबरू हो जाइए। नक्सलवाद पर लगाम लगती नहीं दिख रही है नोटबंदी के बाद भी। 2016 में नोटबंदी के दौरान भी सरकार के पास इस बात के आंकड़े नहीं थे कि नक्सलियों को कितनी फंडिंग होती है। नोटबंदी के इतने सालों के बाद भी सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि नक्सलियों को कितनी फंडिंग हो रही है और अब उनमें कितनी गिरावट आई है। लेकिन नक्सली हमलों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नोटबंदी का नक्सलियों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अभी इसी साल 20 मई को छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 7 जवान शहीद हो चुके थे। उससे पहले 13 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ के इस सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए। इसके पहले 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में ही 24 सीआरपीएफ के जवान और 12 मार्च 2017 को सुकमा में ही सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। तो ये है सच्चाई। क्या करने जा रहे थे और क्या कर दिया। एक और दावा मोदी जी ने किया था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा इससे मिलेगा और ये दावा किया था कि इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। क्या है डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की हकीकत, उसे भी जान लेते हैं। कैशलेस इकोनॉमी भी अभी तक एक सपना ही बनी हुई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी से ठीक 4 दिन पहले 4 नवंबर 2016 को देश में कुल नकदी 17.97 लाख करोड़ रुपए की थी। वहीं 23 फरवरी 2018 को देश में कुल नकदी 17.82 लाख करोड़ रुपए की थी। यानी कि 99.17% नकदी फिर से लोगों के हाथ में पहुंच गई है और अब इसी नकदी से लेन देन भी हो रहा है। जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त डिजिटल ट्रांजैक्शन में करीब करीब 200% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब की हालत है कि 30% से भी कम का ट्रांजैक्शन डिजिटल तरीके से हो रहा है। और यही वजह है कि नोटबंदी के पहले देश में लोगों के हाथ में जितना कैश था उतना ही कैश अब फिर से लोगों के हाथ में आ गया है। इसका मतलब भ्रष्टाचार का कम करने का जो दावा था वो भी कारगर साबित नहीं होगा।
और इन सब जद्दोजहद में हमने क्या किया, जो नोटबंदी हुई उसमें हमने जो नोट छापे उसमें दोगुना खर्च किया। 2015-16 में आरबीआई ने नोट छापने में 3,421 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके बाद 2016-17 में आरबीआई ने नोट छापने के लिए 7,965 करोड़ रुपए खर्च किए। 2017 में आरबीआई ने 500 और 2,000 रुपए के नोट छापे थे। 2017 और 18 में आरबीआई ने 4,912 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ नोट छापने पर। यानी नोटबंदी ने इतने हजार करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए हमें वशीभूत कर दिया। और इन 6 सालों में और एक बहुत ही भावनिक मुद्दे ने हमें अप्रैल फूल बनाया है। एक नारा है जो दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लेकिन देश में जिस तरह से दिनों दिन महिलाओं की स्थिति भयावह होती जा रही है, ऐसी स्थिति में नारा कहीं से भी प्रासंगिक नहीं लगता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ हुई हालिया घटनाओं ने एक बार फिर एहसास दिलाया है कि हम महिलाओं को कितना सुरक्षित वातावरण दे पाए हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गैंगरेप जैसे संगीन आरोप लगा। इसके बाद जिस तरह का रुख पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा अपनाया गया, उस पर सवालिया निशान लगाना लाजमी है। कठुआ में 8 साल की लड़की के साथ हुआ गैंगरेप, इसके बाद रेप के आरोपी के समर्थन में एक समूह द्वारा निकाली गई रैली दिखाती है कि किस और हमारा समाज बढ़ रहा है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न, छेड़खानी और रेप जैसे संगीन अपराध बहुत आम हो गए हैं और आज किसी भी उम्र की महिला खुद को इस देश में सुरक्षित नहीं मानती। हम लोग सख्त कानून की बात तो करते हैं, लेकिन जितना भी सख्त कानून बना ले, जब तक हम उस कानून का ठीक से अनुसरण नहीं करेंगे, दोषियों को कम से कम कठोर सजा नहीं दिलाएंगे, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम नहीं करेंगे, तब तक न्यायवादी व्यवस्था की कामना करना बेईमानी है। और हम देख रहे हैं कि न्यायवादी व्यवस्था किस तरह से मोदी राज में अस्त व्यस्त हो गई है। इन 6 साल में युवा जो है, पढ़े लिखा वर्ग जो है, जो इसलिए पढ़ता है कि उसे लगता है कि रोज़गार मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। इन 6 सालों में मोदी सरकार ने उनको कितना अप्रैल फूल बनाया, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी। बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में जॉब का 13 बार जिक्र किया गया है, लेकिन सरकार बनने के बाद कितने लोगों को रोजगार देंगे इसका जिक्र नहीं है। यानी यहाँ भी बीजेपी ने कितने लोगों को रोजगार देगी इसका डेटा नहीं दिया था। 21 नवंबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन सीएम और बीजेपी के पीएम पद के दावेदार मोदी की आगरा में रैली थी। पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में जॉब का 13 बार जिक्र किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद कितने लोगों को रोजगार देंगे इसका जिक्र नहीं किया। यानी यहाँ भी बीजेपी ने कितने लोगों को रोजगार देगी इसका डेटा नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा था, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो वे हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। भाइयों और बहनों, आप मुझे जवाब देंगे, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप जवाब देंगे? कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरे ताकत से बोलो, वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था, वादा निभाया? आप में कोई भाई है जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? नरेंद्र मोदी की इस रैली के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कई न्यूज पोर्टल पर यह खबर चलाई गई कि नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने पर 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। एजेंसी के हवाले से लिखा गया कि नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन वह फेल रही। बीजेपी की सरकार आने पर 1 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा। बीजेपी ने अपने विज्ञापन में भी रोजगार देने का जिक्र किया, लेकिन सरकार बनने पर कितने लोगों को रोजगार देगी इसका कोई डाटा नहीं है। पीएम मोदी ने टाइम्स नाउ को 19 अप्रैल 2019 को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में रोजगार के मुद्दे पर सवाल किया गया। सवाल था, आपकी सरकार ने कहा था कि 10 करोड़ जॉब देंगे 5 साल के बाद, यानी हर साल 2 करोड़। पीएम मोदी ने बीच में एंकर को टोकते हुए कहा, आप रिसर्च करते हैं क्या? एंकर ने कहा, आंकड़े आए हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए।
अब कहाँ लिखा हुआ है वो भी ज़रा एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन अगर कांग्रेस जो चर्चा कर रही है वही आपके सवाल का आधार है, टाइम्स नाउ को रिसर्च टीम बनानी चाहिए। यानी इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने माना कि उन्होंने कभी भी 10 करोड़ यानी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा नहीं किया। इसलिए वह एंकर को कह रहे थे कि रिसर्च करने के बाद आना चाहिए था। जब वो कह रहे थे कि कब कहाँ लिखा हुआ है वो भी ज़रा एक बार चेक कर लीजिए। युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया था। हर भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, और सच्चाई है कि सिर्फ अब तक 4 लाख युवाओं को ही रोजगार मिला है। 20 जनवरी 2018 पीएम मोदी ने जी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू की खूब चर्चा भी हुई। रोजगार से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने इसका लंबा जवाब दिया, लेकिन 1 करोड़ रोजगार के डेटा पर वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ कह नहीं पाए। पीएम मोदी ने उसे नहीं झुटलाया। वह चाहते तो कह सकते थे कि हमने 1 करोड़ रोजगार देने की बात को कभी नहीं किया। इसी सवाल के जवाब में अंत में पीएम मोदी ने कहा कि अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपये कमाकर घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानेंगे कि नहीं। युवाओं, ये था रोजगार कि आप 200 रुपये कमाएं, एमबीए करें, इंजीनियरिंग करें, उच्च शिक्षा ले और 200 कमाएं तो नरेंद्र मोदी इसे कहेंगे कि आपको रोजगार मिल गया है। युवाओं का वो सपना साकार हुआ या नहीं, और क्या सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा कर पाई? 6 साल में कितने युवाओं को रोजगार मिला, नौकरियां मिली, और क्या देश में बेरोजगारी घटी? मोदी सरकार में कितने बेरोजगारों का भला हुआ और क्या देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सका? रोजगार पर जारी सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि पीएम मोदी को रोजगार देने के मोर्चे पर 10 में से 10 नंबर देना साफ साफ बेईमानी होगी। केंद्र सरकार के लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में बीजेपी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड समेत 8 प्रमुख सेक्टर में सिर्फ 2,31,000 नौकरियां दी है। साल 2015 में आंकड़ा इससे भी कम था। 2015 में सिर्फ 1,55,000 लोगों को नौकरियां मिली थी, जबकि 2014 में 4,21,000 लोगों को नौकरियां मिली थी। मोदी सरकार के तीनों साल के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो अब तक सिर्फ 9,97,000 नौकरियां दी गई है। देखा जाए तो कांग्रेस ने दूसरी बार सरकार बनने के पहले साल यानी 2009 में 10.6 लाख नौकरियां दी थी। यानी मोदी सरकार 3 साल में उतनी नौकरी नहीं दे पाई जितनी कांग्रेस सरकार ने एक ही साल में दी थी। बावजूद इसके मोदी सरकार अब भी अपनी पीठ थपथपा रही है। रविशंकर प्रसाद रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक 6 करोड़ 5,42,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र 2014 के मैनिफेस्टो में रोजगार बढ़ाना बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल था। रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए थे, लेकिन रोजगार को बढ़ाना तो दूर की बात, बड़े महकमे के जो पद सालों से खाली है वो भी अब तक नहीं भरे जा चुके। आंकड़ों में देखा जाए तो देश में 14 लाख डॉक्टर की कमी है। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,000 पोस्ट खाली पड़ी है। आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी में भी 6,500 पद खाली पड़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में 27% शिक्षकों की कमी है। स्कूलों में पढ़ाने के लिए 12 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण पदों पर रिक्तियां और बेरोजगारी की वजह से विरोधी मोदी सरकार पर हमलावर है। अगर बात फैक्ट एंड फिगर की जाए तो इतने सालों में मोदी सरकार रोजगार देने के मामले में अब भी वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई है जो उसे पकड़नी थी। इस तरह से केंद्र की मोदी सरकार हमें रोज अप्रैल फूल बना रही है। कोरोना काल में भी कितना हमें अप्रैल फूल बनाया गया, फूल बनाया गया, ये आप सभी को पता है। कोरोना काल में हमसे ताली बजाई गई, थाली बजाई गई, दिए लगाए गए, लेकिन किसी भी तरह की आरोग्यिक सेवा हम तक नहीं पहुंचाई गई। लॉकडाउन में हजारों मजदूर, लाखों करोड़ों मजदूर जो है घर से बेघर हो गए, रास्तों पर भरी धूप में बिलखते रह गए, मर गए, लेकिन मोदी सरकार ने तब भी कुछ नहीं किया। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो प्रस्ताव पारित किए जिसको हम देश बेचना कहते हैं। यानी कि सारी जो देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बीएसएनएल से लेके, एयरपोर्ट से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, तो अब तक बैंक सब मोदी सरकार बेचना चाहती है, देश को बेचना चाहती है। जो आदमी कहता था कि देश नहीं बिकने दूंगा, उस आदमी ने, उस सरकार ने देश को
बेच दिया है और आपको अप्रैल फूल बनाया है। पेट्रोल की कीमतें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकार में जब आना था तब कहा जा रहा था कि 35 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप सब 35 रुपये लीटर से ही पेट्रोल अपने वाहनों में भरते होंगे। कल की ही न्यूज़ है, 17 पैसों से पेट्रोल सस्ता हुआ है। मुझे लगता है कि इतना सस्ता पेट्रोल करने के बाद आप सब ने अपनी टंकियाँ भर ली होगी। एक बड़ा झटका और अर्थ मंत्री ने दिया, वो झटका है ब्याज दरों में कटौती। जो आपका सेविंग का पैसा है, जो आप बैंकों में रखते हैं और जिसका ब्याज आपको मिलता है, उन सभी ब्याज दरों में उन्होंने कटौती कर दी और जनता के विरोध के बाद फिर जैसे कि तैसा कर दिया, यानी यू टर्न ले लिया। तो ये है वो सरकार जो हर बात पर यू टर्न लेती है। बीजेपी जब पश्चिम बंगाल जाती है इलेक्शन के लिए तब वादे करती है कि वह रोजगार देगी, विकास करेगी, शांतता और सुरक्षा देगी। अरुणाचल जाती है, वहाँ घोषणा करती है कि रोजगार देगी, सौहार्द बढ़ाएगी। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ बीजेपी जाती है और रोजगार विकास की बात करती है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है और बीजेपी सरकार बन जाती है तो आप सबको वो अप्रैल फूल बनाती है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। आप सभी को 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल दिवस की शुभकामनाएं।